गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं वायर्ड लेंस और इथरनेट भी बोलते हैं उसको। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क्स की बात करेंगे, जो वायर्ड होंगे उनकी बात करेंगे। IEEE स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं पहले। उनके IEEE का स्टैंडर्ड क्या है देखिए। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो IEEE से सर्टिफाइड होते हैं। IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। IEEE एक सोसाइटी है जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब तीनों ब्रांच को, एक्चुअली ये मदर ब्रांच इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से कंप्यूटर्स, उसके बाद IT। तो कंप्यूटर सोसाइटी है। IEEE की जो कंप्यूटर सोसाइटी है उसने 1985 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था 802 प्रोजेक्ट। उसका काम क्या था, उसके अंदर मोटिव क्या था, उसका एम क्या था? स्टैंडर्ड सेट करना सो दैट इंटर कम्युनिकेशन हो सके डिफरेंट इक्विपमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ डेल का, एक HP का यूज़ कर रहा है, कोई एसर का यूज़ करता है, कोई किस कंपनी का यूज़ करता है, तो उनके आपस में, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे शुरू हो। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक बिना सेम स्टैंडर्ड, सेम टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस सेम यूज़ नहीं की जाएंगी, तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, इंटर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट 802 इज ए वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर एंड द डाटा लिंक लेयर ऑफ मेजर लैन प्रोटोकॉल्स। 802 प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस को स्पेसिफाई करना था। मेजर लैन प्रोटोकॉल्स, जो लैन प्रोटोकॉल्स थे उसके अंदर डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को स्पेसिफाई करना था, उसके फंक्शंस को स्पेसिफाई करना था। तो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की हम बात करेंगे इसके अंदर। IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर लैन, लैन के लिए स्टैंडर्ड क्या है देखिए। ऊपर वाली लेयर्स की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात जो करेंगे वो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की बात करेंगे। ये OSI मॉडल हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। उसके अंदर डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और ट्रांसमिशन मीडियम उसके बाद आ जाता है। ठीक है, मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम की जब हम बात करते हैं वो डायरेक्टली फिजिकल लेयर के साथ कनेक्ट रहता है। इसके ऊपर जो और लेयर थी उनकी हम बात नहीं कर रहे। एप्लीकेशन लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ देखिए ये IEEE स्टैंडर्ड के अंदर जो डिफाइंड है, फिजिकल लेयर के अंदर ये प्रोटोकॉल डिफाइंड है और डाटा लिंक लेयर के अंदर ये प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। इथरनेट है, मैक, टोकन रिंग, उसके बाद टोकन बस, और ये सब चीज़ें इसके अंदर डिफाइंड है। HDLC का फुल फॉर्म है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। HDLC frame compared with the LLC logical link control and MAC medium access control। LLC और MAC दो प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं आप। तो उसके अंदर HDLC के अंदर क्या आते हैं, HDLC के अंदर LLC भी और MAC दोनों उसके पार्ट हैं। DSAP डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट और SSAP सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट। देखिए जब HDLC की बात करेंगे तो उसमें एड्रेस होता है, कंट्रोल होता है, और उसके बाद अपर लेयर डाटा होता है, डाटा होती है उसमें, और ये FCS उसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है DSAP, SSAP, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद अपर लेयर डाटा। मैक फ्रेम की हम बात करें तो मैक हेडर आ गया, मैक पेलोड आ गया, और उसके बाद FCS।
देखिए ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी कोई डाटा भेजा जाता है वो डाटा अकेला डाटा नहीं भेजा जाता, उसके साथ उसका एड्रेस भेजना पड़ता है, कुछ सिंक्रोनाइजिंग बिट्स होती हैं उसके साथ में। ये जैसे DSAP ये डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ऐसी सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें जैसे FCS क्या है, इट इज़ फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये फ्रेम को चेक करने के लिए ये सीक्वेंस यूज़ होती है। तो इस तरीके से ये जैसे SDLC का 2 टाइप के इसके हो सकते हैं। जैसे यहाँ LLC लॉजिकल जो पार्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, उसके साथ फिर मैक फ्रेम बनता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ ये जो चीज़ है ये इसके अंदर ये 2 पार्ट हैं, LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और उसके लॉजिकल लिंक कंट्रोल के साथ फिर मैक हेडर और FCS लगा के फिर क्या बनता है, मैक फ्रेम बनता है। स्टैंडर्ड इथरनेट। अब इथरनेट जो स्टार्ट हुआ था जहाँ से, द ओरिजिनल इथरनेट वाज क्रिएटेड इन 1976 एट ज़ेरोक्स's पालो आल्टो रिसर्च सेंटर, PARC। इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था 1976 के अंदर। ये 4 जनरेशन तब से अब तक आ चुकी है। हम इन सभी 4 जनरेशन को हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर देखिए जो मेनली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैक सब लेयर और फिजिकल लेयर। देखिए जो मैक सब लेयर है वो डाटा लिंक लेयर का एक पार्ट होता है। डाटा लिंक लेयर का वो पार्ट जो डाटा को ट्रांसमिट करने से रिलेटेड होता है, तो वो है मैक सब लेयर के अंदर होता है वो काम। और दूसरा क्या है, इसमें फिजिकल लेयर को हम डिस्कस करेंगे। इथरनेट एवोल्यूशन थ्रू 4 जनरेशंस। क्या क्या 4 जनरेशन है? स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, और उसके बाद गीगाबिट इथरनेट, और उसके बाद 10 गीगाबिट इथरनेट। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी 10 Mbps स्पीड है, और उसके बाद फास्ट इथरनेट 100 Mbps, उसके बाद गीगाबिट इथरनेट 1 Gbps, और 10 गीगाबिट इथरनेट ये है 10 Gbps। ये इनकी स्पीड है जो 4 जनरेशन के अंदर है। मैक फ्रेम के अंदर क्या होता है, देखिए प्रीएम्बल 56 बिट ऑफ अल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोज। वंस एंड जीरोज का 56 बिट का अल्टरनेटिंग बिट्स होते हैं 56 बिट। देखिए यहाँ पे 7 बाइट प्रीएम्बल लिखा। प्रीएम्बल में एक्चुअली उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, जो पूरा फ्रेम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है, SFD स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर फ्लैग, ये बताता है कि फ्रेम स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बारे में बताता है। तो 7 बाइट इसकी हो गई, 1 बाइट ये हो गया। 7 बाइट मीन्स 56 बिट्स। मैंने बताया था ना 56 बिट्स होती हैं। तो एक वन जो बाइट होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वलेंट टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जब मैं 7 बाइट की बात करता हूँ तो इट इज इक्वलेंट टू 56 बिट्स। और उसके बाद यहाँ 8 बिट ये हो गई, और ये कितनी हो गई, 48 बिट्स। 48 बिट्स ये हो गई, और ये कितना हो गया, 16 बिट्स। यहाँ ये 32 बिट्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये डाटा एंड पैडिंग, ये डाटा उसके साथ इतना कुछ लग के जाता है। देखिए आप 56 बिट्स ये, 8 बिट्स ये, 48 बिट्स ये, 48 बिट्स ये, और कुल मिला के आप देखो 7, 8 एंड 12, 20 प्लस 6, 26 बाइट्स का डाटा जाता है। 26 इंटू 8 आप कर लीजिए, उतना डाटा एक साथ जाता है। ठीक है, साथ लगा के वो डाटा के साथ, मेन डाटा के साथ वो एक्स्ट्रा बिट्स लग के जाती हैं, आप ये कह सकते हो। मेन डाटा तो है ही है जो है, उसके साथ ये इतनी 26 बाइट्स एक्स्ट्रा लग के जाती हैं
जो जिनका डिफरेंट वर्क होता है, किसी का काम प्रीएम्बल का है, किसी का है स्टार्ट फ्रेम है, किसी का डेस्टिनेशन एड्रेस है, किसी का सोर्स एड्रेस है, उसके बाद लेंथ है, कितनी लेंथ है ये बताएगा, फिर सीआरसी है, सीआरसी में बता चुका हूँ। ठीक है, पहले हमने जब जहाँ मैंने आपको डेटा नहीं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स पढ़ाए थे, वहाँ हमने सीआरसी पढ़ाया था। तो एक डाटा फ्रेम भेजने के लिए इतना कुछ काम करना पड़ता है, इतना मैक फ्रेम बनते हैं इन सबको मिला के। मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ देखिए, ये मैंने जो लेंथ बताई थी आपको, तो यहाँ मिनिमम फ्रेम लेंथ कितनी बनेगी, 512 बिट्स या 64 बाइट्स। ठीक है, ये जो मिनिमम पेलोड लेंथ है वो 46 बाइट की होगी। मैक्सिमम पेलोड मीन्स जो डाटा आप भेज रहे हो उसके साथ जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो बात अलग है। तो 46 बाइट मिनिमम का डाटा होगा और उसके साथ मिनिमम जो फ्रेम का साइज बनेगा वो 64 बनेगा। मीन्स 22 बाइट्स एक्स्ट्रा लग के जाएंगी यदि हम छोटे छोटे साइज़ की बात करें तो। और यदि मैं इस साइज़ की बात करूंगा तो 1518 बाइट्स, और यहाँ क्या है 1500 बाइट्स, यहाँ क्या है 18 बाइट्स। ठीक है, तो ये है जो हो सकता है। यहाँ देखिए 12 और 14 और 4 18 बाइट्स का बनेगा ये। ठीक है, अब एक्चुअली जो एक्स्ट्रा जो बाइट्स होती हैं वो 18 बाइट्स ही हैं, लेकिन ये जो 22 बाइट्स है इसमें से 18 यूज होंगी, 4 का वैसे ही गैप दे दिया कि 4 अनयूज्ड रहेंगी। मतलब फ्रेम लेंथ मिनिमम क्या होगा 64 बाइट्स और मैक्सिमम क्या होगा 1518 बाइट्स। ये मिनिमम और मैक्सिमम आपका फ्रेम की लेंथ है जो ट्रांसमिट हो सकता है, इंक्लूडिंग डाटा एंड एक्स्ट्रा बाइट्स। ईथरनेट का जो एड्रेस होता है वो कैसा होता है, देखिए ये यहाँ 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4, 5, 6 मीन्स ये पूरा ही है 6 बाइट। ये हेक्साडेसिमल कोड है, ये और ये 4 बिट का ये है, 4 बिट का ये है, कुल मिला के क्या हो गया 8 बिट का। 8 बिट मीन्स 1 बाइट, 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 टोटल क्या हो गया 6 बाइट्स, 6 बाइट्स होगा। ठीक है, ये आपका एड्रेस बनता है, इसके बारे में बात कर चुके हम। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का पता लगता है इसके अंदर, बाइट 1 के अंदर ये जो लास्ट बिट है यदि ये 0 रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा यूनिकास्ट, और 1 होगा तो ये होगा मल्टीकास्ट। इनकी बात कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट बाइट के अंदर लास्ट बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बाइट के अंदर लास्ट बिट। अब यहाँ देखो 110 है, 6 का जो कोड होता है 0110 4 बिट में लिया जाता है ना, तो इट मीन्स ये यूनिकास्ट है। ठीक है, और मल्टीकास्ट होता तो यहाँ 1 होता। द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट डिफाइंस द टाइप ऑफ एड्रेस, किस टाइप का एड्रेस है। इफ बिट इज 0 द एड्रेस इज यूनिकास्ट, अदरवाइज इट इज मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ द मल्टीकास्ट एड्रेस इन विच ऑल बिट्स आर 1। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो स्पेशल केस है किस चीज़ का, मल्टीकास्ट का। मल्टीकास्ट का स्पेशल केस है जिसके अंदर सभी बिट्स 1 होंगी। इसकी जो सभी बिट्स, फर्स्ट बाइट की सभी बिट्स 1 होंगी ब्रॉडकास्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर क्या होगा कि ब्रॉडकास्ट में सभी बिट्स ये सभी 1 होंगी,
सिर्फ फर्स्ट बाइट नहीं, सभी 1 होंगे इसमें। आगे देखिए, ये देख सकते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट। यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये यूटीपी है। स्टैंडर्ड इथरनेट कॉमन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या क्या है देखिए, इनके क्या इसमें स्टैंडर्ड्स हैं। 10/5, 10/5, 10/2, 10/T और 10/F। कैसे बने ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये क्या यूज़ करते हैं, ये बस यूज़ करते हैं थिक कोएक्सियल केबल। आपने देखी होगी जो आपके घर में डीटीएच के अंदर जो यूज़ होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। बस है थिन, बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है, ये भी बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है, ये स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है, ये स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है, पहले तो ये बता रखा है यूज़ कहाँ होता है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। फिर उसके बाद इसमें यूज़ क्या होता है, थिक कोएक्सियल, इसमें थिन कोएक्सियल, इसमें यूज़ होती है यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर आपने वायर्स देखे होंगे इस तरीके से लिपटे हुए, ठीक है, वायर, 2 वायर लिपटे हुए थे, ठीक है। अनशील्डेड का मतलब उसके ऊपर शील्डिंग नहीं होती। शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कई बार मेटल की शील्डिंग कर देते हैं, तो शील्ड नहीं होती, शील्डिंग नहीं होती उसके अंदर, अनशील्डेड होते हैं। और ये क्या है, स्टार फाइबर। स्टार के अंदर क्या है, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होगा और फाइबर यूज़ होता है इसके अंदर। हाँ, अभी मैं जो चीज़ सोच रहा था कि शील्डिंग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ अंदर वायर है, अंदर वायर जा रही है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगा, एक तो इंसुलेशन यहीं होगी, दूसरी इंसुलेशन यहाँ होगी, और यदि शील्डेड है तो इसके ऊपर एक वायर की मैश आ जाती है ऊपर। वो क्या होती है कि जो बाहर से जो नॉइसेज आते हैं उनको वो कैंसिल आउट कर देते हैं, बाहर के नॉइसेज को, ठीक है, वो शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब जो एनकोडिंग इन ए स्टैंडर्ड इथरनेट, कैसी एनकोडिंग यूज़ होती है, 10 Mbps का डाटा होता है, वो मैनचेस्टर कोडिंग का एनकोडर का यूज़ करके वो एक स्टेशन से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल के या फाइबर के थ्रू वो दूसरी जगह जाएगा और वहाँ पे मैनचेस्टर डिकोडर ही यूज़ होगा, और उसके बाद वो डाटा 10 Mbps की स्पीड पर रिसीव हो जाएगा। 10/5 इम्प्लीमेंटेशन, 10/5 का मतलब क्या है, 10 मीन्स 10 Mbps की स्पीड, बेस मीन्स बेस बैंड डिजिटल, और 5 मीन्स 500 मीटर तक ये काम कर सकता है, मैक्सिमम 500 मीटर तक, ठीक है। ये जो है वो ट्रांसरिसीवर है। ट्रांसरिसीवर मीन्स ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर को इकट्ठा मिला के बना ट्रांसरिसीवर, जिसका काम जो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और यहाँ देखिए ये टोटल लेंथ जो 500 मीटर आ गई, इसमें जितने भी यहाँ यूज़र होंगे वो सारे एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी ऑथराइज्ड होगा वो। इसमें थिक कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, मैक्सिमम 500 मीटर। ये 10/2 इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने 4 स्टैंडर्ड बताए थे, उसमें सेकंड स्टैंडर्ड है। 10 मीन्स 10 Mbps, बेस मीन्स बेस बैंड डिजिटल, और 2 मीन्स 2 का मीनिंग है अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर अप्रॉक्स, और ये एक्चुअल में होता है 185 मीटर, 185 मीटर तक के डिस्टेंस में यूज़ होता है ये 185 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है 185 मीटर मैक्सिमम तक ये यूज़ होता है। तो यहाँ थिन कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, उसमें पहले वाले में थिक कोएक्सियल केबल थी। यहाँ जो टर्मिनल्स होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है 10/T, 10 मीन्स 10 Mbps, बेस मीन्स आपको पता ही है डिजिटल, और ये T मीन्स ट्विस्टेड पेयर।
ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होगी, और ये मैंने बताया था आपको स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होती है। ये हब है यहाँ, ये हब यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से आपने जो भी कनेक्शन लेने इस हब के थ्रू लोगे। यहाँ जितने भी टर्मिनल होंगे, इस हब पे जितने टर्मिनल होंगे उतने आप कनेक्शंस दे सकते हो। यहाँ बीच में दे दिया, यहाँ दे दिया, जितने भी इसमें टर्मिनल होंगे, डिपेंड करते, देखे होंगे शायद आपने ये हब देखे होंगे। तो यहाँ क्या है, ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आप यूज़ करोगे इसके अंदर, तो ये आपका यूज़ होगा। 10 बेस F, 10 मीन्स 10 Mbps, बेस बैंड डिजिटल है, और F मीन्स फाइबर। यहाँ फाइबर केबल यूज़ होंगी, फाइबर्स यूज़ होंगे, ये फाइबर यूज़ हो रहे हैं, ये फाइबर यूज़ हो रहे हैं, ये भी स्टार के अंदर यूज़ होगा, स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होगा। ये भी पहले दो थे, जो 10 बेस 5 था, 10 बेस 2 था, वो यूज़ हो रहे थे आपके बस टोपोलॉजी में। उसके बाद 10 बेस T जो यूज़ हो रहा था वो यूज़ हो रहा था स्टार टोपोलॉजी में, और 10 बेस F जो है वो भी स्टार टोपोलॉजी में। अब मैं इसको यदि समराइज़ करूं तो देखिए 10 बेस 5 थिक केबल यूज़ होती है, थिन केबल इसमें 2 UTP होती हैं, 2 केबल्स यूज़ होंगी एक कनेक्शन के लिए। और इसमें क्या है, 2 फाइबर, 500 मीटर, 185 मीटर, 100 मीटर और 2000 मीटर मैक्सिमम रेंज इसकी है। 2 किलोमीटर रेंज है इसकी, 2 किलोमीटर। ठीक है, मानचेस्टर कोडिंग यूज होती है, मानचेस्टर कोडिंग, ये कोडिंग है इसमें जो यूज होगी। नेक्स्ट है चेंजेस इन द स्टैंडर्ड। जो एथरनेट है इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मैंने आपको बताया था कि 4 इसकी जनरेशन्स आ चुकी हैं। कहाँ से शुरू हुआ था, 10 Mbps से शुरू हुआ था, और अब कहाँ तक पहुँच गया, गीगा के अंदर पहुँच गया, 10 गीगा बिट्स पर सेकेंड, Gbps। ठीक है, तो इतना लंबा सफ़र इसने तय किया है। तो क्या कुछ रहा उसमें, 10 Mbps standard Ethernet has gone through several changes before moving to the higher data rates. These changes actually opened the road to the evolution of the Ethernet to become the compatible with the other high data rate LANs. Means Ethernet दूसरे जो LANs हैं उनके साथ भी, Ethernet एक वायर्ड LAN है और उसके साथ क्या है कि दूसरे भी LAN उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज इथरनेट, स्विच्ड इथरनेट और फुल डुप्लेक्स इथरनेट, इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है ब्रिज्ड इथरनेट। इसके अंदर क्या है, पहले तो ये देखिए शेयरिंग बैंडविड्थ। शेयरिंग बैंडविड्थ के अंदर ये फर्स्ट स्टेशन है, ये सेकंड स्टेशन है। इसके अंदर जहाँ इसके अंदर फ्रेम प्रेजेंट होगा वहाँ इसके अंदर नहीं होगा। फिर इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर थर्ड प्लेस पे यहाँ नहीं है। ठीक है, जहाँ इसके अंदर प्रेजेंट होगा वहाँ इसमें नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेशन और सेकंड स्टेशन इस तरीके से है। नेटवर्क विद एंड विदाउट ब्रिज, ये विदाउट ब्रिज है, ये विदाउट ब्रिज है, ये विद ब्रिज है। इसमें क्या है कि इनका जो विदाउट ब्रिजिंग और ब्रिजिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, इनका कोलिजन डोमेन अलग अलग होगा। इसका कोलिजन डोमेन अलग है, इसका कोलिजन डोमेन अलग है। इसका कोलिजन डोमेन ये सारा है और इसका कोलिजन डोमेन छोटा हो गया। ठीक है, कोलिजन डोमेन का मीनिंग है जो डाटा कोलाइड कर सकता है। यदि आपने इस सारे को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो इसका कोलिजन डोमेन ज़्यादा है और इसका कोलिजन डोमेन कम है। तो ये डिफरेंस है इसमें। आगे आगे आएगी ये चीज़। Collision domain is a network segment connected to a shared medium or through the repeaters where the simultaneous data transmission collide with one another. ठीक है, the collision domain applies particularly in wireless networks. वैसे तो वायरलेस नेटवर्क के अंदर होता है, लेकिन जो अर्ली वर्जन जो है एथरनेट थे उसके अंदर भी ये होता था। तो यहाँ देखिए इसका कोलिजन डोमेन ज़्यादा था, इसका कोलिजन डोमेन कम है। कोलिजन डोमेन एंड अनब्रिज्ड नेटवर्क, इसका कोलिजन डोमेन बहुत ज़्यादा है। देखिए इसका कोलिजन डोमेन कम हो गया, इसका इतना कम है। ये देखिए
इसके कोलिजन डोमेन में 12 पीसीज आते हैं, इसके कोलिजन डोमेन में 3 पीसी आ रहे हैं, 3 पीसी। ठीक है, तो कोलिजन डोमेन जितना छोटा होगा उतना अच्छा है आपके लिए। स्विच्ड इथरनेट, इसमें स्विच होते हैं और इसमें कोलिजन डोमेन सबका एक एक पीसी का ही है, बस कोलिजन डोमेन इसका नहीं है, एक सिंगल पीसी है इसके अंदर। तो कोलिजन डोमेन के मामले में ये स्विच इज़ फार बेटर देन ब्रिज। अब नेटवर्क ब्रिज और नेटवर्क स्विच में क्या डिफरेंस है? जो ब्रिज जो होता है वो उसके अंदर परफॉर्म करता है, जो ब्रिज परफॉर्म करते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, मीन्स वहाँ सॉफ्टवेयर बेस्ड डाटा ट्रांसफ़र होता है। द डिसीजन वेयर इज डाटा टू बी ट्रांसमिटेड दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। जबकि यहाँ जो पैकेट स्विचिंग की बात, जब स्विचेस की बात करते हैं तो उसके अंदर पैकेट है वो कंट्रोल्ड होते हैं हार्डवेयर से, और वहाँ हार्डवेयर क्या होता है, ASIC बोलते हैं इसको, ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC। तो ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो आप कह सकते हो हार्डवेयर बेस्ड स्विचिंग होती है, यहाँ होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। मेथड ऑफ स्विचिंग ऑफ ए ब्रिज इज टू स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, स्टोर किया और फॉरवर्ड कर दिया। मेथड ऑफ स्विचिंग कैन बी स्टोर एंड फॉरवर्ड या कट थ्रू या फ्रेगमेंट फ्री, इनमें से कोई भी मेथड हो सकता है। और नेटवर्क ब्रिज के अंदर ए ब्रिज हैज़ ओनली 2 पोर्ट्स, स्विच कैन हैव मैनी पोर्ट्स, ज़्यादा पोर्ट्स भी हो सकते हैं उसमें। ए ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 लेन्स एंड कंट्रोल्स डाटा फ्लो बिटवीन देम। 2 लेन्स को कनेक्ट करता है जनरली, और उसके बाद उसके अंदर डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है। स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट लर्न्स विच मशीन इज कनेक्टेड टू इट्स पोर्ट्स बाय यूजिंग IP एड्रेस। ये IP एड्रेस से पहचानता है अपने जो भी इससे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको किससे पहचानता है, IP एड्रेस से। तो ये IP एड्रेस के थ्रू अपने डिवाइस को पहचानता है, और इसके अंदर क्या होगा, डाटा फ्लो को कंट्रोल जो ब्रिज कंट्रोल करेगा। ब्रिज डिवाइड कोलिजन डोमेन इनटू 2 पार्ट्स, कोलिजन डोमेन को 2 पार्ट्स में बांटता है। ब्रिजेस कैन क्रिएट कोलिजन डोमेन बट नॉट ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को नहीं हैंडल कर सकता, कंट्रोल कर सकता। यहाँ पे स्विचेस के अंदर क्या है कि जो डोमेन है, कोलिजन डोमेन है, वो सिंगल पीसी का होता है, और इसके अंदर क्या था वो कि उसका साइज़ जनरली 2 के अंदर ही बांटते हैं उसको। एक लैन है, लैन में 20 पीसी हैं तो 10 अलग 10 अलग, तो 10 का डोमेन 1 हो गया कोलिजन डोमेन, 10 का कोलिजन डोमेन 1 हो गया। ये ऐसा किस में है, ब्रिज के अंदर। जब हम स्विच की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, सिंगल पीसी का डोमेन आएगा, एक कोलिजन डोमेन सिंगल पीसी का होगा। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या है कि ये फुल डुप्लेक्स रहेगा, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स रहेगा, और ये क्या है, स्विच के थ्रू कंट्रोल होता है ये भी, तो ये सभी क्या है, फुल डुप्लेक्स रहेंगे। फास्ट इथरनेट की बात करते हैं। फास्ट इथरनेट में क्या होगा, फास्ट इथरनेट वाज डिजाइन्ड टू compete with the LAN protocol such as FDDI। FDDI क्या है, फाइबर बेस्ड है, फाइबर बेस्ड चैनल्स हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। IEEE created fast Ethernet under the name 802.3U, और फास्ट इथरनेट इज बैकवर्ड कंपेटिबल। बैकवर्ड कंपेटिबल का मतलब ये है अपने से छोटे जो वर्जन्स हैं, अपने छोटी जनरेशन्स हैं, पिछली जो जनरेशन्स हैं उनसे भी कंपेटिबल है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 Mbps है, 100 Mbps की बात करेंगे तो 10 Mbps के साथ भी कंपेटिबल होगा। तो यहाँ इसके बारे में पढ़ते हैं। फास्ट इथरनेट टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट या स्टार, इसके अंदर ये हो सकते हैं। अब आते हैं हम फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। कॉमन फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है, ये 100 बेस TX और 100 बेस FX और 100 बेस T4। इसके अंदर 2 वायर यूज़ होंगे। कैटेगरी जो है वो है कैटेगरी 5 UTP, मीन्स UTP की कैटेगरी है कैटेगरी 5। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर 2 वायर्स यूज़ होंगे,
और फाइबर होगी, वो फाइबर केबल होगी। इसमें 4 वायर यूज होंगे और कैटेगरी 3 यूटीपी होगी, मीन्स यूटीपी की कैटेगरी है कैटेगरी 3। एनकोडिंग फॉर द फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन, एनकोडिंग कौन सी यूज होगी, देखिए यहाँ 4 वायर्स यूज हो रही है, 25 Mbps की एक है, 100 हो गए। यहाँ इसमें एनकोडर 4 बिट या 4B और 5B एनकोडर यूज हो रहे हैं और 125 Mbps की स्पीड है, एक्चुअली 100 Mbps तक ही रहती है। MLT3 एनकोडर इसके अंदर यूज हो रहा है, तो एक एनकोडिंग ये की है, एक एनकोडिंग ये की है, फिर सेम डिकोडर यूज होंगे, एक ही डिकोडर यूज हुआ, एक ये डिकोडर यूज हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एनकोडर दूसरे, ये एनकोडर है NRZ1 एनकोडर, NRZ1 डिकोडर। तो मीन्स जो आप एनकोडर यूज करोगे वही आप डिकोडर यूज करोगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कैटेगरी 4 कैटेगरी 3 यूटीपी, ये फर्स्ट जो है वो 100 बेस TX 100 बेस FX, ये फाइबर केबल यूज होती है यहाँ पे। और यहाँ जो है 4 वायर्स यूज होंगी, 3 यूटीपी कैटेगरी 3 की इसके अंदर यूज होती हैं। तो 100 Mbps की स्पीड है। और यहाँ क्या होगा कि ये आपस में कनेक्टेड होंगे और डिकोडर एनकोडर और डिकोडर कौन सा यूज़ होगा, 8B60 ये कैटेगरी है, तो ये ही एनकोडर यूज़ होगा, ये ही डिकोडर यूज़ होगा, ये एनकोडर और डिकोडर की कैटेगरी है। अब इसको मैं समराइज़ करता हूँ, तो क्या है कि यहाँ पे मीडिया देखेंगे तो कैटेगरी 5 UTP या STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो यूज़ होगा। फाइबर इसमें कैटेगरी 4 की UTP यूज़ होगी। इससे नंबर ऑफ वायर्स 2 2 4 और मैक्सिमम लेंथ कितनी, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, तीनों का ही 100 मीटर है। ब्लॉक एनकोडिंग 4B 5B 4B 5B, ठीक है। और इसके अंदर हमने यूज़ की थी, देखो 8B60 एनकोडर यूज़ किया था T4 के अंदर। लाइन एनकोडिंग, ब्लॉक एनकोडिंग इसके अंदर नहीं यूज़ होगी, इसके अंदर लाइन एनकोडिंग यूज़ होगी। तो लाइन एनकोडिंग कौन सी है, इसमें ML3 है, इसमें NRZ1 है और इसमें 8B60 है। इसमें ब्लॉक एनकोडिंग यूज़ नहीं होगी, लाइन एनकोडिंग यूज़ होगी। गीगाबिट इथरनेट, हाई डाटा रेट की जब ज़रूरत पड़ी तो हम 100 से 1000 के ऊपर चले गए। 1000 Mbps का मतलब क्या है कि GBps की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम मैक्स सब लेयर, फिजिकल लेयर और 10 गीगाबिट इथरनेट इनके बारे में पढ़ेंगे। और IEEE कमेटी ने इसको जो नाम दिया वो 802.3Z इस नाम से जाना है इसको। इन फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ गीगाबिट इथरनेट देयर इज नो कोलिजन। फुल डुप्लेक्स के अंदर कोई कोलिजन नहीं है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल इज डिटरमाइंड बाय द सिग्नल अटेन्युएशन इन द केबल। सिग्नल अटेन्युएशन कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लेंथ आप कितनी ले सकते हो। सिग्नल अटेन्युएशन से आप सिग्नल का कितना सिग्नल अटेन्युएशन होने के बाद कितना सिग्नल रह गया। एम्प्लीफिकेशन का अपोजिट होता है अटेन्युएशन, ठीक है। जब भी सिग्नल कहीं प्रोपोगेट करता है, चाहे भले ही वो एक वायर में करे या वो वायरलेसली करे, तो वहाँ क्या होता है, सिग्नल का लॉस होता है। वो सिग्नल लॉस होने के बाद सिग्नल एब्जॉर्ब होता है, सिग्नल का रेजिस्टिव लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस होने के बाद सिग्नल कुछ जो रिमेनिंग जो सिग्नल है उसका हम देखेंगे उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना बच गया। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना लेंथ ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी अटेन्युएशन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि आपकी जो मीडिया अच्छा है, मीडिया के अंदर अटेन्युएशन कम है, तो आप लंबी डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक आप अपना सिग्नल ले जा सकते हो। यदि आपके मीडियम ऐसा है जिसमें अटेन्युएशन ज़्यादा है तो लो डिस्टेंस तक, ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाएगा।
गीगाबिट इथरनेट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट या स्टार टोपोलॉजी या टू स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, या स्टार मल्टीपल स्टार्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्विच है, ये स्टार स्टार फिर आपस में कनेक्ट कर दिया उनको, ये क्या है, डिफरेंट मल्टीपल स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट, फिर स्टार हो गया, फिर टू स्टार हो गया, फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टार्स। यहाँ दोनों की सेम लेवल था, यहाँ अलग लेवल, ये हाई लेवल का, ये लो लेवल का स्विच है, ये हायर लेवल पे, ये लो लेवल पे। ठीक है, गीगाबिट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन 1000 बेस SX, 1000 बेस LX, 1000 बेस CX और 1000 बेस T। 2 वायर यूज़ करेंगे, ये भी 2 वायर यूज़ करेंगे, ये 2 वायर, ये भी, ये 4 वायर। ठीक है, ये शॉर्ट वेव फाइबर है, ये लॉन्ग वेव फाइबर है, और ये क्या है, कॉपर STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ये क्या है, UTP मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, एनकोडिंग कौन सी यूज़ करेंगे, 8B 10B ब्लॉक एनकोडिंग यूज़ करेंगे, और NRZ लाइन एनकोडिंग यूज़ करेंगे। और ये है किसमें, SX में, LX में और CX के अंदर। और बेस T के अंदर जब हम देखें तो इसके अंदर 8 लाइंस यूज़ होंगी, और यहाँ 8 × 125 Mbps, और यहाँ क्या होगा, 4 UTP केबल्स यूज़ होंगी, और क्या है, 4D PAMS एनकोडर, और ये ही डिकोडर यूज़ होगा। इसको समराइज करें तो नंबर ऑफ वायर्स 2 2 2 4, इसके अंदर 4 आ जाएंगी। इसमें मैक्सिमम लेंथ 550 मीटर, 5000 मीटर मीन्स 5 किलोमीटर, 25 मीटर ओनली 100 मीटर, तो सबसे कम तो इसका है। ब्लॉक एनकोडिंग 8B 10B 8B 10B 8B 10B। ठीक है, और लाइन एनकोडिंग NRZ 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 और 4D PAM 5। 10 Gbps की देखें तो 10G बेस S, 10G बेस L और 10G बेस E, ये तीनों हैं। और इसमें मीडिया क्या है, शॉर्ट वेव 850 नैनोमीटर मल्टी मोड, लॉन्ग वेव 1310 नैनोमीटर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ये होती जा रही है, देखो सॉरी नैनोमीटर मीन्स ये इसका वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ यहाँ कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 300 मीटर 10 किलोमीटर, और ये है 40 किलोमीटर। एक्सटेंडेड 1550 mm, ये तो बहुत मीन्स इसके कंपैरिजन में तो ये तो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है इसकी, सिंगल मोड होगा ये भी। ठीक है, ये हमने एथरनेट का बेसिक पढ़ा। आपके सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, फिर भी मैंने तो बहुत कुछ इसके अंदर कवर करवा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।